हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। आप सबका वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, सीटेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम 10 जनवरी 2023 के पेपर 2 लैंग्वेज 2 जो कि उर्दू है उसको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में आपने 10 जनवरी 2023 के पेपर 2 की ही लैंग्वेज 1 को देखा था और आज की इस वीडियो में हम लैंग्वेज 2 को डिस्कस करेंगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवालात करें, मैं आपके सवालात को हल करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल इनकरेज एडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। बगैर किसी देर के हम सवालात को हल करते हैं। हिदायत है, नीचे दी इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पानी के अंदर गोता लगाकर सीप बटोर लाना तो आदमी का पुराना पेशा रहा है। सैकड़ों बरस पहले भी यूनान के लोग पानी के अंदर गोता लगाकर स्पंज और सीपियां निकाल कर लाते थे, या बहरीन के अरब पानी की तह से मोती वाले सीप ले आते थे। मगर इस वक्त ये गोताखोर ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट तक ही पानी के अंदर सांस रोककर टिक सकते थे। आज साइंस की इजाद ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। एक नई मशीन बनाई गई है जिसको पानी का फेफड़ा कहते हैं, जिससे पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस लिया जा सकता है और रुका भी जा सकता है। यूं तो समुद्र की गहराई मीलों नीचे तक होती है, मगर जिंदा जानवर सिर्फ 7 मील की गहराई तक ही पाए जाते हैं। समंदर की दुनिया तो एक अजायब घर है। इससे मोती और मूंगे निकलते हैं और रंग बिरंगे फूल और मछलियां भी पैदा होती हैं। अब यहाँ से सवालात की शुरुआत हो गई है। सवाल नंबर 121 है, सैकड़ों साल पहले कहाँ के लोग पानी के अंदर गोता लगाकर स्पंज और सीपियां निकाल कर लाते थे? मिस्र के लोग, अस्फहान के लोग, ईरान के लोग या यूनान के लोग? तो ऑप्शन नंबर 4 है यूनान के लोग। सवाल नंबर 122 है, पानी के अंदर गोता लगाकर क्या बटोर लाना आदमी का पुराना पेशा रहा है? सीप बटोर लाना आदमी का पुराना पेशा रहा है, या मछलियों को पकड़ना आदमी का पुराना पेशा रहा है, या स्पंज बटोर लाना आदमी का पुराना पेशा रहा है, या घोंघे को पकड़ लाना आदमी का पुराना पेशा रहा है? 122 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। सीप बटोर लाना आदमी का पुराना पेशा रहा है। सवाल नंबर 123 है, पानी की तह से मोती वाले सीप कौन लेकर आते थे? जद्दा के बद्दू, बहरीन के अरब, कतर के गोताखोर या दम्माम के गोताखोर? 123 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। बहरीन के अरबी लोग, बहरीन के अरब। सवाल नंबर 124 है, पहले गोताखोर ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट तक पानी के अंदर सांस ले सकता था? ऑप्शन नंबर 1 है 3.5 मिनट तक, 1 मिनट तक, 3 मिनट तक और 2-4 मिनट तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, 2-4 मिनट तक। सवाल नंबर 125 है, साइंस की इजाद ने एक नई मशीन बनाई है जिसको क्या कहते हैं? पानी का फेफड़ा, पानी के अंदर सांस लेने का आला, पानी में सांस लेने के लिए एक पाइप, या पानी में सांस लेने के लिए एक सिलेंडर? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, पानी का फेफड़ा। सवाल नंबर 126 है, समंदर में जिंदा जानवर कितने मील की गहराई तक पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है सिर्फ 8 मील की गहराई तक, सिर्फ 5 मील की गहराई तक, सिर्फ 7 मील की गहराई तक या सिर्फ 2 मील की गहराई तक? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, सिर्फ 7 मील की गहराई तक। सवाल नंबर 127 है, अंदर का मतजाद है गहराई, अंदरूनी, बैरूनी या बाहर? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, बाहर। सवाल नंबर 128 है, गोताखोर की जमा है गोताखोरों, गोताखोरान, गोताखोरीन या गोताखोरातीन? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, गोताखोर की जमा है गोताखोरों। सवाल नंबर 128 तक एक इक्तबास से सवालात थे और अब दूसरा इक्तबास शुरू हो गया है और ये भी नसरी इक्तबास है। चूंकि ये ज़बान दो है इसलिए इसमें जो दोनों पैसेज होंगे, दोनों इक्तबास होंगे वो नसरी ही होंगे। तो चलिए हम दूसरे इक्तबास का मुताला कर लेते हैं। हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। हॉकी हिंदुस्तान का कौमी खेल है। इस खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। हर जगह के लोग इस खेल को अपने अपने उसूलों के मुताबिक खेलते हैं। नए ज़माने की हॉकी का इर्तिका बरतानिया के कुछ जजीरा नुमा इलाकों में हुआ। 19वीं सदी के पहले निस्फ तक ये खेल बहुत से मुल्कों में खेला जाने लगा। हिंदुस्तान ने
1956 तक ओलंपिक खेलों में मुसलसल 6 बार तलाई तमगे हासिल किए। हॉकी में खातीन की टीम ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। वो 2 मरतबा 1981 और 2004 में एशिया कप फाते रही। इस तरह हमारी दोनों टीमों ने अपनी महारत और मशक से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हमने इक़्तिबास का मुताला कर लिया। सवाल नंबर 129 है, हिंदुस्तान का कौमी खेल कौन सा है? क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी या वॉलीबॉल? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी। सवाल नंबर 130 है, इस खेल को हर जगह लोग कैसे खेलते हैं? अपने अपने उसूलों के मुताबिक खेलते हैं, बहुत जोशो खरोश से खेलते हैं, दूसरों के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक खेलते हैं, या सब एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, अपने अपने उसूलों के मुताबिक खेलते हैं। सवाल नंबर 131 है, नए ज़माने की हॉकी का इर्तिका कहाँ हुआ? डेनमार्क के इलाकों में हुआ, यूगोस्लाविया के इलाकों में हुआ, बरतानिया के कुछ जजीरा नुमा इलाके में हुआ, या लक्षद्वीप के जजीरा नुमा इलाके में हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, बरतानिया के कुछ जजीरा नुमा इलाकों में हुआ। सवाल नंबर 132, हॉकी की खातीन टीम ने कौन सा कप दोबारा जीता? विंबलडन कप, एशिया कप, मोहन लगान कप, गल्फ ममालिक का कप? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, एशिया कप। सवाल नंबर 133 है, हिंदुस्तान ने 1956 तक ओलंपिक खेलों में मुसलसल कितनी बार और कौन से तमगे हासिल किए? ऑप्शन नंबर 1 है, मुसलसल 6 बार तलाई तमगे हासिल किए, मुसलसल 4 बार चांदी के तमगे हासिल किए, मुसलसल 2 बार कांसे के तमगे हासिल किए, मुसलसल 3 बार तलाई के तमगे हासिल किए। तलाई मतलब सोने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, मुसलसल 6 बार तलाई तमगे हासिल किए हैं। सवाल नंबर 134 है, फतह का मुतजाद है जीत, कामयाबी, कामरानी या शिकस्त? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, फतह का मुतजाद होता है शिकस्त। फतह मतलब जीत और शिकस्त मतलब हार। सवाल नंबर 135 है, मश्क की जमा है मशकों, मशाकों, मशाकातों या मशाकातीन? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, मश्क की जमा है मशकों। सवाल नंबर 135 तक हमने दूसरे इक़्तिबास के सवालात को हल किए हैं और अब सवाल नंबर 136 से 150 तक उर्दू पेडागोजी के सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 136 है, 7वीं जमात का उस्ताद आमोज़गारों की लसानी महारतों को फितरी अंदाज में जांचना चाहता है, वो उसे देना चाहता है। 7वीं जमात का एक टीचर है, वो स्टूडेंट की ज़बान की महारतों को नेचुरल अंदाज में जांचना चाहता है, तो उसे देना चाहता है कसीर मुतबादिल सवालात, मुख्तसर जवाबात वाले सवालात, या मौज़ूई सवालात, या क्लोज टेस्ट? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, मौज़ूई सवालात। सवाल नंबर 137 है, उस्ताद अपने बच्चों को पहले हुरूफ से मुतारिफ कराता है, फिर धीरे धीरे हुरूफ और आवाज़ के माबैन रिश्तों को बताता है, फिर धीरे धीरे अल्फ़ाबेट और उस आवाज़ है उसके बीच के रिश्तों को बताता है। वो अमल करता है, वो किस पे अमल करता है? हालाती तरीके पर, साख्तियाती तरीके पर, सूती तरीके पर, हल मसाइल के तरीके पर? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सूती तरीके पर। सवाल नंबर 138 है, बोलने की महारतों में ज़बान की मैकेनिक्स मुश्तमिल है। बोलने की स्किल में ज़बान की मैकेनिक किस पे मुश्तमिल है? तलफ़्फ़ुज़, कवायद और लफ्ज़ियात पर, ज़बान के इस्तेमाल के समाजी और तहजीबी उसूल पर, या रस्म ख़त, अल्फाज और जुमले पर? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, तलफ़्फ़ुज़, कवायद और लफ्ज़ियात पर। ज़बान की जो महारतें हैं वो तलफ़्फ़ुज़, ग्रामर और लफ्ज़ियात पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 139 है, आपकी क्लास का एक बच्चा डिस्ग्राफिया से मुतासिर है। आपकी क्लास में एक बच्चे को डिस्ग्राफिया है, बतौर उस्ताद किस हिकमत अमली को आप सबसे अहम समझते हैं? डिस्ग्राफिया मतलब बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम आए, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आए, उसकी लिखने में डिसेबिलिटी है, तो बच्चे को कहेंगे कि डिस्ग्राफिया से मुतासिर है। एक उस्ताद की हैसियत से आप किस हिकमत अमली पर यानी किस स्ट्रेटेजी पर सबसे ज़्यादा अमल करेंगे, या किस स्ट्रेटेजी को आप सबसे इम्पोर्टेंट समझेंगे? इस तरह तलबा के जांची जाने वाली तहरीर को लिखने के लिए फाजिल वक्त देंगे, सिर्फ आप ज़बानी अंदाज़ा कदर करेंगे, सिर्फ ओरल इवेल्युएशन लेंगे, या कवायदी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, या आमोज़गारों को अपनी रफ्तार से सीखने और लिखने की इजाज़त देंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, आमोज़गारों को अपनी रफ्तार से सीखने और लिखने की इजाज़त देंगे। सवाल नंबर 140 है,
दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तौसीई मुताले से है? तलबा मालूमात के लिए बगौर पढ़ना सीखते हैं, वो पूरी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं ताकि असल ख्यालात जान सकें, वो लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ते हैं और उस्ताद की मदद भी नहीं लेते, या ये बाएतबार नौयत मबसूत होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वो लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ते हैं और उस्ताद की मदद भी नहीं लेते। सवाल नंबर 141 है, पढ़ने की महारत के अंदाज़ा कदर के लिए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तरन्नुम के साथ रवानी से पढ़ने पर, इराब के इस्तेमाल पर, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने से, या समझकर पढ़ने से? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, समझकर पढ़ने से। जब एक उस्ताद पढ़ने की महारत को इवेलुएट करना चाहता है, पढ़ने की महारत की जांच करना चाहता है, तो वो सबसे ज़्यादा किस पे तवज्जो देगा? समझकर पढ़ने पर। सवाल नंबर 142 है, 8वीं जमात का उस्ताद तलबा से बैंक का दौरा करने और खाता खोलने के बारे में जानने के लिए कहता है। 8वीं जमात का एक उस्ताद है, वो 8वीं जमात के स्टूडेंट को बैंक जाने को कहते हैं और खाता खोलने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहते हैं। वो क्लास के आधे तलबा रिपोर्ट लिखने और आधे तलबा से बैंक में खाता खोलने के लिए दी गई हिदायत के बारे में लिखने के लिए कहता है। क्लास के आधे स्टूडेंट को वो रिपोर्ट लिखने और आधे तलबा को बैंक में खाता खोलने के लिए दी गई हिदायत के बारे में लिखने के लिए कहते हैं। वो किस हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं? वो किस हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं? तामीरियत पसंदाना अंदाज नज़र, साख्तियाती अंदाज नज़र, तालीम में थिएटर, या फितरी अंदाज़ नज़र? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, वो तामीरियत पसंद अंदाज़ नज़र पर अमल कर रहे हैं। चूँकि वो बच्चों से खुद काम करवा रहे हैं, तो बच्चे इस तरह से खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, बैंक जाएंगे, वहाँ से नॉलेज हासिल करेंगे, उस पर लिखेंगे। तो इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो टीचर इसमें तामीरियत पसंद अंदाज़ नज़र यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 143 है, 6ठी जमात के तालिब इल्म को एक बाब के मुताले के दौरान कुछ मुश्किल और गैर मानूस अल्फाज से साबका पड़ता है। 6ठी जमात का एक तालिब इल्म है, वो एक लेसन पढ़ रहा है, उसे लेसन पढ़ते हुए कुछ अनजाने अल्फाज से साबका पड़ता है, जिस अल्फाज को वो पहले से नहीं जानता और उसे इन अल्फाज के मानी मालूम नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए? इस तरह के अल्फाज के लिए लोगत से रुजू करे, इस तरह के अल्फाज के लिए वो डिक्शनरी देखे, या उस्ताद से रब्ता करे, या अल्फाज को नज़रअंदाज करे, पढ़ाई जारी रखे, या फिर मज़कूरा सयाक में मानी कयास करे? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, मज़कूरा सयाक में मानी कयास करे। तो लेसन वो पढ़ रहा है, उससे वो मानी को जोड़े कि जो लेसन पढ़ रहा है वो किस पे बेस्ड है, इस तरह से वो मानी की खोज कर सकेगा, उसे मानी का अनुमान लगाए। सवाल नंबर 144 है, ताउनी तदरीस का मकसद है कोर्स वर्क के बाद तलबा को ग्रेड देना, आमोज़गारों की तरगीब और सलाहियत में इजाफा करना, क्लासरूम में हमजोलियों से तामुल को यकीनी बनाता है, या पीछे छूट गए तलबा को इजाफी मदद फराहम करना। ताउनी तदरीस का क्या मकसद है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, पीछे छूट गए तलबा को इजाफी मदद फराहम करना। ताउनी तदरीस का मतलब ही है कोऑपरेटिव टीचिंग, है ना, कोऑपरेटिव टीचिंग। तो कोऑपरेट कब करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जो तलबा पीछे छूट गए हैं उनको एक्स्ट्रा मदद देना, यही ताउनी तदरीस का मकसद है। सवाल नंबर 145 है, आमोज़गार नावल, अखबार, बच्चों के रसायल वगैरह पढ़ते हैं। एक लर्नर बच्चे की मैगजीन, बच्चे का डाइजेस्ट अखबार पढ़ता है, वो डैश कर रहे हैं तौसीई मुताले, गैर मुताले, आरे तिरछी लकीरों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश, या साथियों के साथ मुताला? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, तौसीई मुताला। सवाल नंबर 146 है, दरसी किताब के एक सबक को पढ़ने के बाद उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर देता है। टेक्स्ट बुक के एक सबक को पढ़ने के बाद उस्ताद तलबा के ग्रुप को बना देते हैं। एक ग्रुप सबक के मरकजी ख्याल के बारे में लिख रहा है, एक ग्रुप जो सबक का मेन टॉपिक है उसके बारे में लिख रहा है, दूसरा जहनी नक्शा बना रहा है, और तीसरा असल किरदारों की तस्वीर बना रहा है, और तीसरा जो उसमें किरदार है उसकी तस्वीर बना रहा है, और चौथा ग्रुप सबक का खुलासा लिख रहा है, और चौथा ग्रुप जो है सबक को समराइज कर रहा है, सबक का खुलासा लिख रहा है। ये सरगर्मी, ये कौन सी एक्टिविटी है? क्लास के मुतनव्वे आमोज़गारों की ज़रूरतों को पूरा करेगी, क्लास में शोरगुल बर्पा हो जाएगा, उनकी देख रेख मुश्किल होगी और उस्ताद किसी की भी मदद नहीं कर पाएगा, या तदरीसी औकात का ज़िया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है,
क्लास के मुतनव्वे आमोज़गारों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। हर तरह के स्टूडेंट्स का अलग अलग ग्रुप बन जाएगा, तो जो कमज़ोर हैं और जो तेज़ हैं उन सबको एक दूसरे से मदद मिलेगी। सवाल नंबर 147 है, इक़्तिबास लिखने के बारे में तलबा को फीडबैक देते हुए उस्ताद कहता है कि आप लोगों ने बहुत सी कवायदी गलतियाँ की हैं। ऐसे लिखने के बारे में टीचर तलबा को फीडबैक देते हैं कि आप लोगों ने बहुत सी ग्रामेटिकली मिस्टेक की है। वो हवाला दे रहा होता है आमोज़गारों के ज़रिए किए गए गैर मुनासिब अल्फाज का, इक़्तिबास में इमले की गलतियों का, लग़वी गलतियों का या जुमलों की गलतियों का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, जुमलों की गलतियों का, क्योंकि जुमले में गलती होगी तभी कहेंगे कि कवायदी गलती हो रही है। सवाल नंबर 148 है, निसाबी किताबों में मामों और पहेलियों वगैरह को शामिल किया जाता है। आमोज़गारों में तख्लीक और तनकीदी इजहार को फ़रोग़ देने के लिए, आमोज़गारों को मौसर बातचीत करने वाला बनाने के लिए, या निसाबी कुतुब में दिलचस्पी पैदा करने के लिए, या क्लासरूम के माहौल को जिंदा और दोस्ताना बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, आमोज़गारों में तख्लीक और तनकीदी इजहार को फ़रोग़ देने के लिए। मुअम्मा और पहेली टेक्स्ट बुक में शामिल इसलिए की जाती है ताकि बच्चों में तख्लीकी और तनकीदी इजहार को फ़रोग़ दिया जाए, बच्चे के अंदर क्रिएटिव और क्रिटिकल दोनों इजहार को फ़रोग़ देने के लिए। सवाल नंबर 149 है, नज़्म के मुताले के दौरान दर्ज झेल में से कौन पढ़ने से पहले की सरगर्मी हो सकती है। नज़्म के मुताले के दौरान नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन पढ़ने से पहले की सरगर्मी हो सकती है, कौन रीडिंग से पहले की एक्टिविटी हो सकती है। आमोज़गार नज़्म के मरकज़ी ख्याल के बारे में क़यास लगाने के लिए बहस व मुबाहिसा करते हैं। बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या होगा, मतलब नज़्म का मेन थॉट क्या हो सकता है। या आमोज़गारों का जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। आमोज़गार लर्नर एक ग्रुप में काम करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। या आमोज़गार शायर की सवाने हयात लिखते हैं। सवाने हयात मतलब बायोग्राफी। उस्ताद नज़्म के खुलासे के बारे में मानी जुमले लिखने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, आमोज़गार नज़्म के मरकज़ी ख्याल के बारे में क़यास लगाने के लिए बहस व मुबाहिसा करते हैं। तो ये जो हुआ ये पढ़ने से पहले की सरगर्मी है। बच्चे ने अभी टॉपिक पढ़ा नहीं और उससे पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि टॉपिक का मेन थॉट क्या होगा। सवालनामे का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 150, इम्तिहान के लिए किसी मौजू की आमोजिश में कौन सा तरीका अपनाया जाता है। इम्तिहान की तैयारी के लिए किसी टॉपिक को सीखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। तौसीई मुताला, गैर मुताला, मुफस्सिल मुताला या सरसरी मुताला। एग्जाम की तैयारी के लिए हम कैसा मुताला करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, मुफस्सिल मुताला। तफसील से हम पढ़ेंगे तभी एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे, तभी एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाएगी। हम अगर इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं तो ऐसे ही स्किप कर करके पढ़ते हैं। एक पेज पढ़ा, 2 लाइन छोड़ दिया, 3 लाइन छोड़ दिया, 5वीं लाइन में चले गए, 6ठी 7वीं लाइन छोड़ दिया, 10वीं लाइन पढ़ लिया। तो ये हम तरह का मुताला हम एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम मुफस्सिल मुताला करते हैं, डिटेल में रीडिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने 10 जनवरी 2023 के पेपर 2 लैंग्वेज 2 उर्दू को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवालात कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। अगर आपने अभी तक इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दो। ये वीडियो यूजफुल लगी है और आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।